सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरार झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर हो। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरार झूम रे से जैसे बनवा नाचे मोर, जियरार झूम रे से जैसे बनवा नाचे मोर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। आज हम लोग टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि इसका डिस्कशन मैंने कल ही लाइव क्लास में लिया था, लेकिन उसमें आवाज़ जो था वो क्लियर नहीं आई थी। सभी स्टूडेंट्स ने फिर कमेंट्स किया कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, तो एक बार फिर से इसका करा दें। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त डिस्कशन रहेगा और यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, आपके मित्र भी अगर नहीं किए होंगे ना, तो उनको भी जानकारी दीजिए, क्योंकि हर सैटरडे अब टेस्ट होगा और हर संडे उसका डिस्कशन डिटेल में किया जाएगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा और सब कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ मतलब सीख लेंगे। समझिए ना कि एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा, ऑप्शन भी पढ़ूंगा, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है, और ऑप्शन पहला है विकास, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है रुचि। इनमें से हमें एक चुनना है कि परिपक्वता का संबंध, मैच्योरिटी का रिलेशन किसके साथ है, हमें वो दिए गए ऑप्शन से पता करना है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं 4 नंबर के ऑप्शन से। चौथा नंबर का ऑप्शन है रुचि। तो देखिए रुचि का संबंध परिपक्वता से है कि नहीं, इस चीज को तो पहले समझना पड़ेगा ना भैया। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई तुक्का लगा दें, ऐसे नहीं काम चलता है। एकदम कॉन्सेप्ट लेवल क्लियर हो, एकदम सब कुछ बोले ना, एकदम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब आपका एकदम परफेक्ट 30 में 30 नंबर आता है। तो देखिए रुचि, अगर रुचि की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो मान लेते हैं कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, माना कि क्रिकेट में है, तो वह क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, क्रिकेट में उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ कि केवल रुचि बोल देने से आदमी परिपक्व नहीं हो जाता है, मैच्योर नहीं होता है। मैच्योर होने के लिए सभी कुछ का डेवलपमेंट होना चाहिए, सब कुछ बेहतर होना चाहिए। तो केवल रुचि के आधार पर एक व्यक्ति में परिपक्वता आ जाए, ऐसा कहना पूर्णतः सही नहीं होगा। अतः रुचि यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए तीसरा, सृजनात्मकता, क्रिएटिव बोलते हैं इसको। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बउआ, इधर देखिए, कि अगर कोई बउआ सृजनात्मक टाइप का है, मतलब वो क्रिएटिव वर्क या थिंकिंग करता है, निर्माण करता है, तो इसका मतलब उसका बौद्धिक विकास अच्छा हुआ होगा, वो जो मुकस्बा का बुद्धि विकास अच्छा हुआ होगा, जिसको मानसिक विकास बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, तो वो अच्छा हुआ होगा। तो क्या केवल संज्ञानात्मक विकास, जिसको बौद्धिक विकास, जिन पियाजे के टर्म में बात करें तो संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, ये सब होता है। तो अगर केवल इसकी बात करें तो क्या केवल संज्ञानात्मक विकास हो जाने से ही व्यक्ति परिपक्व हो जाता है क्या, मैच्योर हो जाता है क्या? तो ये भी सभी चीज को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, एक पक्ष होगा, लेकिन क्या एक ही पक्ष है परिपक्वता होने के लिए? नहीं। तो अतः ये जो सृजनात्मकता है यह भी उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और भी ऑप्शन है, उधर भी बात करते हैं। 2 नंबर में है बुद्धि। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो अगर किसी का बुद्धि बहुत अच्छा है तो दिमागी रूप से परिपक्व होगा, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी क्या वो फिजिकल भी फिट होगा? नहीं ना। अबे और तरह का भी डेवलपमेंट होता है, क्या सभी तरह का संभव है? तो नहीं संभव है। तो बुद्धि भी यहाँ पर उतना बेस्ट नहीं होगा। और पहला ऑप्शन है विकास, डेवलपमेंट, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, बताते हैं। सब क्लियर, बोले ना, क्रिस्टल क्लियर बताएंगे, सब चारों ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे। देखिए विकास, अब विकास की बात करें तो विकास तो मतलब अगर सिंपल डेवलपमेंट बोले तो डेवलपमेंट तो कई तरह के होते हैं। जैसे अगर शारीरिक की बात करें, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास,
तो इस तरह के जैसे सामाजिक विकास हुए, सांवेगिक विकास हुए, तो इस तरह के बहुत सारे विकास हैं। अगर सभी तरह का विकास हो जाता है तब कहेंगे कि वह व्यक्ति परिपक्व हुआ है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? किसी एक विकास को पकड़ करके हम नहीं बता देंगे कि परिपक्व हो गया है। अगर सिंपल से एक एग्जांपल्स दे, एक अभी साइंटिस्ट कुछ वर्ष पहले मरे हैं, जॉर्ज स्टीफन्स। तो उसका क्या था कि बौद्धिक विकास मतलब इससे ऊपर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इससे नीचे का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, पैरालिसिस मार दिया था। तो क्या बोलेंगे कि वह परिपक्व था? नहीं, संज्ञानात्मक परिपक्व था वो, लेकिन शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं था, वो मैच्योर नहीं था वो। तो समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब परिपक्व मतलब हुआ कि सभी तरह के विकास अगर किसी व्यक्ति में हो जाता है तब वह व्यक्ति परिपक्व कहलाता है। एकदम लॉजिक क्लियर हुआ? तो पहला क्वेश्चन का बेस्ट आंसर पहला होगा, विकास अर्थात डेवलपमेंट। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ ना? बोले ना, मजा आ जाएगा, अब सब में आ जाएगा। देखिए बने रहिए, अगला बताते हैं। दूसरा, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शन है संरक्षित। तो पहले बात करते हैं पहला ऑप्शन, संरक्षित, संरक्षण जिसको बोलते हैं। देखिए पियाजे के टर्म में संरक्षण क्या होता है इसको समझते हैं। अगर कोई बउआ, अगर मुकस्बा बहुत छोटा है और मान लीजिए कि रंग रूप में परिवर्तन, किसी वस्तु में हो रहे परिवर्तन, उसके तत्व में हो रहे परिवर्तन या उसके आकार में हो रहे परिवर्तन को बच्चा पता कर लेता है, जान लेता है, इसकी समझ उसके अंदर होती है, तब बोलेंगे कि उसमें संरक्षण का गुण आ गया है। तो यहां पर तो बोलता है कि शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप किस पर होगा, किस तरह से बच्चा क्रियाकलाप करेगा वो चुनना है। और ये तो संरक्षण की बात हो रही है, मतलब मैच नहीं कर रहा है, ये अलग तरह का है, अतः पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, संज्ञानात्मक, भैया शैशवावस्था की अगर बात कर रहे हैं हम, तो बच्चा का संज्ञानात्मक विकास हुआ है क्या? पियाजे ने क्या बोला था, भूल गए? पढ़ाए थे यूट्यूब में है, होगा वीडियो देख लीजिएगा। पियाजे ने क्या बोला था कि जन्म से लेकर के 6 वर्षों तक जो बउआ है मुकेशबा, उसमें संज्ञानात्मक विकास का अभाव पाया जाता है। ये पियाजे जी का कहना है। हालांकि उनका स्टेटमेंट, बहुत सारा स्टेटमेंट अभी के समय में गलत सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी बात तो पियाजे की हम लोग करेंगे, उसी की भाषा में बात करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि शैशवावस्था में क्रियाकलाप, कैसा क्रियाकलाप करता होगा रे मुकेशबा, वो पता करना है ना। तो देखिए, तो पहला बता दिए। दूसरा, संज्ञानात्मक, तो क्या बुद्धि का विकास हुआ रहेगा? संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास होता है रे बुआ का शैशवावस्था में? नहीं ना, वो बहुत छोटा रहता है, नहीं उतना नहीं हुआ रहता है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, ये होता क्या है? तो देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जब बच्चा जन्म लेता है, जब मुकेशबा जन्म लिया रहता है, तो बायबॉर्न अपने आप होता है, अपने आप उसमें वो क्वालिटी वो आ जाता है। जैसे बताएं, इधर देखिए, बताते हैं, सब बताते हैं। जैसे रोना, बच्चा जन्म लेता है तो रोता है कि नहीं रोता है? कान में जाकर कहते हैं रे बुआ रो दो ना थोड़ा सा, तुम रोगे। जानते हैं वो पहला दिन जब बच्चा जन्म लेता है, जब एक लड़की एक माँ बनती है, तो एक बच्चे की मैं बात बता रहा हूं, जिस समय बच्चा रोता है तो पूरा जग हंसता है, और ये पहली और आखिरी बार है। उसके बाद बच्चा जब भी रोता है तो उसके मम्मी और पापा को तकलीफ होता है। ये पहली बार होता है जब बच्चा रोता है, तो बाकी लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ये अलग बात है। कहने का मतलब हुआ कि मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब बच्चा जैसे रोना अपने आप, जो अपने आप हो जाए वही होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। कहने का मतलब अंगूठा चूसना, ये बउआ जो जन्म लेता है चूसता है कि नहीं अंगूठा? चूसता है ना, तो अंगूठा चूसना, भूख लगे तो रोना, तो ये सब क्या मूल प्रवृत्ति है जो अपने आप बायबॉर्न उसमें होता है। तो ये होता है शैशवा अवस्था में क्रियाकलाप। समझ में आ रहा? अपने आप हाथ पटकना, ऐसे 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 करना, पैर को भी ऐसे ऐसे हिलाना, तो ये सब मूल प्रवृत्ति में आता है जो अपने आप होता है। तो इसका बेस्ट आंसर यही होगा, तीसरा मूल प्रवृत्त्यात्मक। और चौथा है संवेगात्मक। अरे भैया संवेग जो है ना, बाल विकास का 20वां चैप्टर है, संज्ञान और संवेग। हालांकि अभी नहीं पढ़ाए और पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। तो संवेग में जैसे क्या है कि दर्द होना, मतलब समझ रहे, ऐसे समझिए, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, दुख होना, तकलीफ होना, खुश होना, प्यार होना, इस तरह की बातें होती है। तो शैशवावस्था में क्या ऐसा होता है कि खूब बच्चा खुश होता है? बताइए, समझ रहे हैं ना? बच्चा खुश हो जाता है कि अब दूसरी वाली मम्मी लेकर के पापा जी आए हैं कि नहीं, संवेगात्मक होता है। जो अगर बच्चा जन्म लेता है तो जैसे ईर्ष्या करना हुआ, क्रोध हुआ, मतलब ईर्ष्या नहीं, क्रोध और भय,
क्रोध और भय ये दो संवेग स्टार्टिंग में शैशवा अवस्था में ही बच्चे में आ जाता है। और क्रोध और भय में भी पूछेगा कि कौन सा उसमें से भी सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा रहता है, तो कौन सा रहेगा, भय। भय नाम का क्रोध सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो केवल क्रोध और भय नाम के संवेग से बाकी सभी संवेग तो नहीं ना आ जाता है, तो यह भी उतना बेस्ट नहीं होगा। अतः तीसरा आंसर बेस्ट होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला बताते हैं। एक कहावत है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था वो सोर्स से, किसी स्रोत से लिया गया है, और फिर 3 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक टोटल का टोटल क्वेश्चन मेरे खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन जिंदगी में नहीं देखे होंगे, क्योंकि हम ही तो हम खुद तो बनाए हैं भैया, तो जिंदगी में कहाँ देख लिए होंगे। हो सकता है आज के बाद देख लेंगे, कोई ले लेगा तो वहां देख लेंगे। तो ये मेरा खुद का बना हुआ क्वेश्चन है, वो पढ़ते हैं। एक कहावत है, मन में नहीं आ रहा कि सीटेट में आएगा, ये वाला आएगा, तो हम बता देते हैं किसी का क्वेश्चन नहीं आता है, कोई दुनिया में भूप क्यों ना हो, सीटेट के जो सेटर क्वेश्चन जो सेटिंग करते हैं उसको छोड़ करके, जो बनाते हैं उसको छोड़ करके बात करते हैं। कोई भी हो, किसी का क्वेश्चन नहीं लेता है सीटेट, खुद निर्माण करता है क्वेश्चन। लेकिन थिंकिंग लेवल बढ़ाने के लिए टेस्ट लेने का आयोजन मैंने किया है कि आप थिंकिंग लेवल कैसे बढ़ाते हैं, बस ये मेरा उद्देश्य है। तो आइए, एक कहावत है, तीसरा क्वेश्चन, कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो वरना यह शौक एक दिन गुनाहों में बदल जाएगा। यह कहावत विकास की किस अवस्था को इंगित करता है। भैया एक कहावत है, हमको लग रहा है शायद ये कहावत है ना मुनव्वर राणा जी का कि उसका है, या एक और थे, मुनव्वर राणा का है या किसी और का है, याद नहीं, इसी का कविता है। तो उसको कहावत के रूप में मैंने लिया, बोला कि देखो भैया, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो वरना यह शौक गुनाहों में, ये जो शौक है गुनाहों में बदल जाएगा। अर्थात समझ रहे हैं कि बच्चा का जो संगति है, जो वातावरण है वो खराब हो चुका है। तब तो बोला है कि अब जो तुम्हारी शौक है ये गलत है, सीमाओं में बांधे रखो वरना तुम एक दिन गुनाह कर जाओगे। तो बताओ बउआ इस तरह का कब करता है, इस तरह की बातें बउआ कब करता है। 4 गो अवस्था होता है ना विकास का, ये 4 गो होता है ना। पहला होता है गर्भावस्था, जो माँ के गर्भ में 9 महीने का होता है। फिर बउआ बाहर आता है दुनिया में ही, ऐसे ऐसे आंख देखते रहता है कौन कहाँ आ गए हम, तो वो उसको शैशवा अवस्था बोलते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। और तीसरा होता है बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से 12 वर्ष का होता है। और चौथा होता है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की होती है। तो बताइए किस अवस्था में बच्चे का संगति खराब हो जाएगा। अगर दोस्त अच्छा नहीं मिला, ऐसा दोस्त मिला कि मान के चलो घर से चले थे कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्त ऐसा मिला कि सब भूत उतार दिया, एकदम तांत्रिक दोस्त मिला और आपका भूत पढ़ने का उतार दिया, गलत रास्ता के तरफ लेके चला गया एकदम खोपचे में लेकर के, खोपचा में अब मजा आने लगा है, पता नहीं गट्टा उट्टा लेकर के चल रहा है, बंदूक लेके चल रहा है, मतलब गलत रास्ता अपना लिया है, जिससे परिवार पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है, दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कब होता है आप ही सोचिए ना, ये किशोरावस्था में होता है बंधु मेरे। जब बउआ जवान होता है, नया नया मूंछ आना शुरू होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेज होता है कि क्या न कर ले। इस अवस्था में तो उसको लगता है कि सब कुछ कर लेंगे, फलना वाली, लाल वाली, पीली वाली सब मेरी ही हो जाए। उसको ऐसा फील होता है कि सब सारी दुनिया मेरी, अपनी नहीं कोई बेगाना, और हर दिल मुझको प्यार करे, मैं हूँ ऐसा दीवाना। उसको कुछ इस तरह से फील होते रहता है। इसको जीवन का संधि काल भी बोलते हैं। संधि मतलब मिलन होता है, दोस्त लोग से मिलन होता है। अगर संधि करने वाला अगर दोस्त मिल गया तांत्रिक वाला, जो पढ़ने का भूत उतार दे, तो पता है गलत रास्ता पकड़ लेगा ना, एकदम पकड़ लेगा। या संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी बोलते हैं। यहाँ पर संवेग में परिवर्तन होता है, उसके क्या बोलते हैं, बिहेव के साथ, या मतलब उसके साथ ऐसा बिहेव न करे कि उसको बुरा लगे। तो बताइए किस अवस्था में बच्चा बहक जाता है, नशा या अपराध की प्रवृत्ति की तरफ चला जाता है। तो वो होता है किशोरावस्था, जिसको जीवन का सबसे खूबसूरत काल भी बोलते हैं दोस्त, एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, बसंत काल बोलते हैं। बसंत मतलब था जवानी, पूरे समझ रहे, पूरे 60 वर्षों में सबसे बेहतरीन अवस्था किशोरावस्था को ही माना गया है। तो समझ में आ गया ना कि इच्छाओं में शौक को बांधे रखो वरना गुनाह कर देगा, यह किशोरावस्था को बताता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर किशोरावस्था। दोस्त मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाए दोस्त, अपने और मित्रों को भी शेयर भी करें, उनको शेयर भी करें,
समझ में आ रहा है ना, एकदम मजा आएगा। बोले ना लाइक, एकदम लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को बढ़ाइए। अभी लाइव थोड़ा गड़बड़ा गया, मोबाइल से दे रहे थे, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो यूट्यूब वाला भी कुछ न कुछ मेहरबानी तब करेगा, तो देखिए और बेहतरीन तरीके से आपके सामने आएंगे दोस्त, एकदम जबरदस्त तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मेरे अंदर भी पिता जैसे बनने की भावना रहती है, समझिए, परंतु मेरे दोस्त अक्सर मुझसे नाराज रहते हैं जिससे मैं असंतुलित हो जाता हूं। यहां दोस्त का मतलब है, समझ रहे हैं बात को, कि बउआ जो है, मुकेशवा जो है, वो क्या बोल रहा है कि मेरे अंदर पिता जैसी बनने की चाहत होती है, अर्थात उनके पिताजी बहुत अच्छे प्रवृत्ति के होंगे, अच्छा काम किए होंगे, समाज में देश की भलाई का काम कर रहे होंगे, तो पिताजी की तरह मुकेशवा बनना चाहता है। अर्थात समझ रहे हैं, पिताजी वाला गुण उसमें वो अपने में लाना चाहता है कि मेरे में आ जाओ, अर्थात अनुवंशिकता उसमें है। अरे मम्मी पापा या पिता या पूर्वजों का गुण बच्चों में आना ही तो अनुवंशिकता होता है, और वही अनुवंशिकता है बच्चे में कि पापा की तरह बनना चाहता है, मतलब अनुवंशिकता का गुण है। लेकिन ये जो तांत्रिक दोस्त है मुकेशवा का, वो भूत उतार देता है, वो नाराज रहता है, पता नहीं अब उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ देता है कि पता नहीं क्या कर देता है, कि खोपचे में लेके जाता है, नहीं पता क्या करता है, लेकिन उससे नाराज होता है यह मुकेशवा। और नाराज होता है तो असंतुलित हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, अर्थात वो अपने पापा के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, पापा जैसे बनने की जो चाहत है वो अधूरा रह जा रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ दोस्त कौन है, तो भैया दोस्त बाहरी चीज हुआ ना, अगर चाहें तो उस दोस्त को छोड़ करके हम कहीं और जा सकते हैं, एक बेहतर वातावरण में जा सकते हैं। तो यहाँ दोस्त क्या है, एक परिवेश है, एक वातावरण है, समझ में आ रहा है, जिसको पोषण भी बोल सकते हैं, पोषण भी बोल सकते हैं। तो ये बाहरी चीज है, तो जो भी बाहरी चीजें होती है उसको पर्यावरण समझिए, वातावरण समझिए, परिवेश समझिए, माहौल समझिए, इन नामों से जाना जाता है। तो दोस्त यहाँ पर बाहरी चीज है ना, बदल सकते हैं ना, अच्छा नहीं है तो बदलिए एकदम। तो बताइए, पहला ऑप्शन है प्रकृति। प्रकृति मतलब होता है अनुवंशिकता, अनुवंशिकता। तो यहां पर क्या दोस्त अनुवंशिकता है, दोस्त का खून आप में दौड़ रहा है क्या, नहीं ना, तो प्रकृति गलत है। दूसरा परिवेश, हाँ परिवेश है, दोस्त क्या है, परिवेश है, वातावरण है, तो ये आंसर बेस्ट है। तीसरा है एस्कीमा। एस्कीमा मतलब तो क्या होता है भाई, बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, ये तो पियाजे का है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा अनुवंशिकता एवं वातावरण, तो भैया अनुवंशिकता एवं वातावरण, तो यहाँ पर अनुवंशिकता तो नहीं होगा लेकिन वातावरण होगा, तो 50% सही है, 50% गलत है, तो भाई थोड़ा सा भी गलत होगा तो नहीं लेंगे, अर्थात 4 नंबर वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर दूसरा होगा परिवेश। ए दोस्त मजा आ रहा है ना, सब बताएंगे, एक एक चीज बताते हैं दोस्त, एक एक चीज, कोई चीज नहीं छोड़ते हैं। 5वां क्वेश्चन करते हैं कि कोचिंग संस्थान एक साधन है। ऑप्शन में दिया है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा, चौथा है गैर अनौपचारिक शिक्षा का। तो समझते हैं दोस्त, इसको पहले समझते हैं कि देखिए एजुकेशन, पढ़ाई के जो है ना वो 3 तरह की पढ़ाई होती है। एक होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरी होती है गैर अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिए औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है, समझिए, औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जहां पर पढ़ने का जगह फिक्स हो, मतलब स्थान फिक्स हो, पढ़ने वाला फिक्स हो, पढ़ाने वाला फिक्स हो, टाइम टेबल फिक्स हो, मतलब सिलेबस फिक्स हो, समझ रहे हैं, जहां पर सब कुछ फिक्स हो, एक नियम, एक व्यवस्था की बात जहां पर हो, उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। मतलब वहां पर जो शिक्षा लेते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है, और ये शिक्षा सामान्यतः विद्यालय में दी जाती है या किसी इस तरह के संस्थान में दी जाती है। तो ये होता है औपचारिक शिक्षा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो ये देखिए दोस्त क्या होता है, बताते हैं, सुनिए ना, सब बताएंगे इसी वीडियो में, सब बताएंगे। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके लिए जगह होगा फिक्स की बात नहीं हो, व्यक्ति कभी भी सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है, किसी भी उम्र में सीख सकता है, कहीं पर भी सीख सकता है, कोई नियमबद्ध व्यवस्था की बात यहां पर नहीं की जाएगी। तो उसी को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना, ये अपने जिंदगी के लिए, मतलब कि अपने लाइफ में इसको अप्लाई किया जाता है, एक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह प्रैक्टिकल होता है, जिसे घर समाज में सीखा जाता है। ऐसी शिक्षा अपने घर और समाज परिवार से मिलता है, उसी को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। बताइए तो, मतलब कोई भी शिक्षा
मान के चलो ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है, तो वो गुरुजी से नहीं, जरूरी नहीं है, ये आपको घरे में मिल जाएगा। पिताजी या जिसको बोलते पिताजी दादाजी, उसको देख देख करके भी शिक्षा ले लेंगे, किसी से भी, दोस्त से भी, कहीं पे पड़ोसी से भी सीख लेते, किसी से भी कहीं पर भी सीख लेंगे। वही होता है अनौपचारिक शिक्षा। एकदम लॉजिक क्लियर हुआ? हो रहा है लॉजिक क्लियर? चलिए अगला बताएं, अगला ही बताते हैं। तीसरा क्या है? गैर अनौपचारिक शिक्षा। मतलब जानते हैं ये शिक्षा ना लिमिटेड जगहों पे दी जाती है। जैसे एग्जांपल समझिए, डिस्टेंस से जो शिक्षा लेते हैं, ये गवर्नमेंट का ही रहता है, स्कीम एक तरह से रहता है कि डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग होता है ना, तो इसको गैर अनौपचारिक शिक्षा में रखा गया है। जैसे NIOS होता है ना, जब इधर से पास नहीं करते NIOS वाला में घुस जाते हैं और डिग्री ले लेते हैं इतना परसेंटेज वाला, बाकी वाला को बैल समझते रहते हैं। तो NIOS वाला भी किस में है? गैर अनौपचारिक शिक्षा में है। और अपना कोचिंग संस्थान जो है ना, सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा, वो भी किस में आएगा? वो भी आएगा गैर अनौपचारिक शिक्षा में। तो समझ में आ गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान हो वह गैर अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। एकदम बताओ दोस्त, लॉजिक क्लियर हो रहा है? हो रहा है ना? बोले ना सब क्लियर होगा, बस बने रहे वीडियो में, आप बने रहे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। समझिए एक क्वेश्चन नंबर 6 है। एक दिन रिया की मां ने देखा, क्या देखा? देखा कि रिया जब अकेली होती है तब वह अपने पापा से खिलौने वाले मोबाइल फोन से बातें करती रहती है। पियाजे एवं बैगोस्की की भाषा में आप क्या कहेंगे? बताइए आप क्या कहेंगे? ये दूगो आया ऐसा बात बोला ना कि क्या बताएं, एक वो चीज को दू आंसर दिया। मतलब दिमाग समझ रहे हैं? अगर दिमाग से निकल गया तो इसका वाला उसमें टिक लगा दीजिएगा और उसका वाला इसमें। इस तरह का क्वेश्चन तो अभी हर बार देखने को मिलता है, हर बार अभी देखने को मिल रहा है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सीटेट के एग्जाम में तो बोल रहा है कि समझिए, रिया नाम की एगो लड़की है, एगो पगलनिया है रिया, समझ में आ रहा है? तो वो अपने फोन पे ऐसे फोन पे बातें करते रहती है। किससे? पापा से। यहां तक बड़ी बातें नहीं है, बड़ी बातें अब है। खिलौना वाला फोन है। फोन कौन सा है? खिलौना वाला दोस्त फोन है। समझ में आ रहा है? खिलौने वाला फोन से बात कर रही थी। इसका मतलब आपको क्या लगा? रिया पागल है? नहीं, रिया पागल नहीं है दोस्त। रिया अभी बहुत छोटी है, काफी कम उम्र की रही होगी, तब ना मोबाइल फोन खिलौना वाला खरीद के रखी है। तो खिलौने वाले फोन से बात करती है। तो बताइए क्या उसके पिताजी सुन रहे होंगे? आपको लग रहा है कि पापा जी के पास कनेक्शन भिड़ गया होगा क्या? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं ना। तो समझिए, मतलब कहने का मतलब कि वो खिलौना वाला फोन से बात कर रही है, तो इसका मतलब बोल दे कि खुद से बात कर रही है। जब पापा जी कोई सुन नहीं रहा तो पापा जी अब मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, मेरे लिए बिस्किट लेके आना, तो मेरे लिए फलना लेके आना, चिलना लेके आना, इच्छे लेके आना, वो लेके आना, जो भी बातें होंगी वो खुद से कर रही है ना। खिलौना वाला फोन है अर्थात खुद से बात कर रही है। तो अब समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति खुद से बात करे, अपने आप बात करे, समझ में आ रहा है? तो ये जो दो गो है, पियाजे, जीन पियाजे या लेव बैगोस्की जी, तो देखिए दोनों का क्या कहना है। अगर कोई व्यक्ति खुद से वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बरबरा रहा है, तो जीन पियाजे का कहना है कि यह अहं केंद्रित वार्ता है या आत्म केंद्रित वार्ता है। अब वहीं पर ये जो बैगोत्स्की है, बैगोत्स्की, इनका क्या कहना जानते हैं कि नहीं, ये अहं केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता नहीं है। इसको बोलेंगे कि निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता, या और भी नाम है स्वनियमन, जिसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। तो ये दोनों ने एक ही चीज को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। अब बताइए भैया, ये कोई बात हुआ है? एगो न कोई बोलता, लेकिन क्या करे भाई, सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पियाजे एवं बैगोस्की की भाषा में आप क्या कहेंगे? तो पहले पियाजे आया है, बाद में बैगोस्की, तो पहले पियाजे वाला लेंगे तब बैगोस्की वाला लेंगे। तो पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रित वार्ता। ये भैया अब ये बताए, आत्म केंद्रित वार्ता पियाजे ने नाम दिया था, तो पियाजे के लिए तो सही है, बैगोस्की के लिए कुछ बोलबे नहीं किया पहला ऑप्शन। अतः पहला ऑप्शन 50% सही है, तो हटा देते हैं, गलत हो गया। दूसरा स्वनियमन, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, जो कि बैगोस्की ने बोला था, तो ये भी तो 50% सही है। पियाजे वाला किधर गया? तो ये भी आंसर गया। और तीसरा व्यक्तिगत वार्ता कौमा आत्म केंद्रित वार्ता, तो व्यक्तिगत वार्ता तो बैगोत्स्की को बताता है और आत्म केंद्रित वार्ता पियाजे को बताता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा कि बैगोत्स्की पियाजे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि रे भैया ये नहीं, पियाजे और बैगोत्स्की, अतः तीसरा आंसर भी नहीं होगा। चौथा आंसर अहं केंद्रित वार्ता निजी वार्ता, तो अहं केंद्रित वार्ता बैगोत्स्की ने कहा है और निजी वार्ता, अहं केंद्रित वार्ता जीन पियाजे ने कहा है और निजी वार्ता बैगोत्स्की ने कहा है। और यही पूछ भी रहा है पियाजे फिर बैगोत्स्की, और ऑप्शन में पियाजे फिर बैगोत्स्की की चर्चा की गई है। अतः ऑप्शन 4
सही आंसर है। एकदम लॉजिक क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन में 7वां नंबर पे। ए 7वां समझिए, बहुत मजेदार है। एक बच्चे ने कुछ टॉफियां खरीदी, ठीक है ना, कुछ टॉफी खरीद लिया। घर आने के बाद 3 टॉफी थोड़ा सा खाकर पुनः उसे रैपर में पूर्वतः पैक किया तथा दुकानदार से वापस करवाकर पुनः 3 अन्य टॉफी लिया। तो कोहलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में? बहुत होशियार है गया दुकान पे टॉफी खरीद लिया, बहुते टॉफी खरीद लिया और घर लेके आया, उसमें से खाया, 3 गो चूसा, मान के चलो लेमन चूस होगा, लॉलीपॉप होगा, चूस लिया और थोड़ा देर चूसा, फिर से उसी रैपर में पन्नी में पैक किया और चल गया दुकानदार के पास, बोला ये 3 गो नहीं लेंगे, वापस करो इसको वापस करो। और दुकानदार देखा कि पैक है, पन्नी में पैक है, रैपर में पैक है, तो दुकानदार बदल दिया और दूसरा दे दिया। तो बोलता है कोहलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है? बताइए, ये बच्चा तो बेईमान है ना, ये बच्चा बेईमान है बच्चा। बताइए, इस उम्र में ऐसा गुण होना चाहिए? लेकिन क्वेश्चन है तो बताइए किस में होगा? तो समझिए, पहला ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। देखिए, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, देखिए पहले समझिए, कोहलबर की नैतिक विकास की 3 अवस्था होती है। पहला होता है पूर्व परंपरागत, और दूसरा होता है परंपरागत, और तीसरा होता है उत्तर या पश्चिम परंपरागत। तो अब समझते हैं, और हर एक नैतिक अवस्था के 2 चरण भी होते हैं, 2 तरह के, दो पार्ट में इसको बांटा गया है। जैसे पहला ऑप्शन से बात करते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो देखिए, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास जो है ना, ये जो है ये पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आता है। मतलब उनके चरण है, 2 चरण में से पहला चरण यही है, उसका नाम है यही है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। इसमें क्या होता है जानते हैं? बच्चा जो है ना, व्यवहार दंड से बचने के लिए कि पापा जी कूटे नहीं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो कूटेंगे, खोपचा में ले जा करके कूटेंगे, तो पापा जी कूटे नहीं, पीटे नहीं। अतः कूटने और पीटने के डर से बउआ फटाक से काम कर देता है। एक गिलास पानी लेकर के और मुकसबा चला जाता है लाने, उसको पता अगर नहीं लाएंगे तो कूटेंगे पिताजी। समझ में आ रहा है? तो दंड आज्ञा पालन का मतलब वो होता है। समझ में आ गया? और इसी पे क्वेश्चन भी आया था, हिंज वाला क्वेश्चन भी आया था। चलिए, तो ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं ना। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा तो समझ अदला बदली का काम कर रहा है। क्या कौन सा काम कर रहा है? अदला बदली का, समझ रहे हैं? मतलब छल योजित व्यवहार कर रहा है, छल है बच्चा में। तो बत्ती तो आज्ञा दंड की बात किया, अतः पहला ऑप्शन गलत है, निहायत गलत है रे बउआ, हटो, ये नहीं होगा। दूसरा अहंकार अभिविन्यास, ये भी पूर्व परंपरागत की अवस्था का ही दूसरा चरण है, जिसका नाम है अहंकार की अवस्था। इसमें जानते क्या होता है? एक बच्चे में अहंकार होता है, अगर उसका कोई उद्देश्य, कोई भी चीज झूठ बोलने से, कुछ गलतों काम करने से पूरा होगा तो करेगा। इस अवस्था में जानते हैं क्या बोलते हैं? पुरस्कार पाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। समझ रहे? अभी प्रेरणा बहुत प्रबल होती है। आप समझते हैं, छल योजित व्यवहार भी इसी में करता है। जैसे समझिए कि 2 गो बउआ है, ठीक है, 2 गो बउआ है, 5 साल 6 साल का बउआ है, मान के चलिए, मान लेते हैं इसी तरह 6 साल 7 साल का बुआ है, ठीक है। तो ऐसा है कि उसको पिताजी ने क्या किया ना कि दोनों को 2 पेन दिया, ठीक है। तो एगो बुआ को पेन, एगो बुआ का पेन क्या हुआ, खत्म हो गया या कहीं पर टूट गया। तो वो जानते हैं, पिताजी बोला अरे पेन कॉपी लेकर के आओ पढ़ने के लिए। तो बुआ का तो पता है कि पेन मेरा गायब हो गया। अब पिताजी कूटेंगे तो कूटने के डर से वो बुआ वाला वो पेन चुरा लेगा, बताएगा नहीं, बोलेगा तो मेरा बल्ला है, उसका बल्ला उससे पूछिए ना कहाँ रखा है। इस तरह का बातें करेगा। ये छल योजित हुआ ना, छल वाला काम किया ना। तो बताइए, छल योजित व्यवहार किया तो दुकानों पे तो छल योजित व्यवहार किया, टॉफी लाया, चूस लिया और फिर उसी में रैपर में पैक करके वापस कर दिया, मतलब छल योजित व्यवहार किया। तो छल योजित व्यवहार को किस में रखा है? अहंकार की अवस्था में रखा है दोस्तों। तो अहंकार की अवस्था इसका बेस्ट आंसर होगा। तीसरा है प्रशंसा की अवस्था। ये नहीं होगा, प्रशंसा की जो अवस्था है ना, ये परंपरागत अवस्था के चरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें बच्चा को अगर प्रशंसा कर दीजिए, तुम तो कुछ कर दोगे, तुम थोड़ा सा कोई काम लेना होगा नहीं, इस अवस्था में 10 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था होती है ये। इसमें कोनो काम लेना होगा तो खाली थोड़ा सा बड़ाई कर दीजिए ना, देखिए ना, फूले नहीं समाएगा तुरंत काम कर देगा 10 वर्ष से 13 वर्ष में बहुआ। तो ये भी नहीं होगा दोस्त। चौथा क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था। यह है उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत अवस्था के चरण है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो समाज के नियम कानून है उसको तो पालन करता है ये, लेकिन उसमें कुछ कमी होता है तो उसको दूर भी करता है। उससे ऊपर उठ करके बच्चा समाज हित के बारे में बातें करता है, केवल पर्सनल हित के बारे में बातें नहीं करता। समझ में आया ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहंकार अभिविन्यास। तो चलिए अगला बात करते हैं कि मुझे 8वां क्वेश्चन है कि मुझे नहाने का एक साबुन खरीदना था जिससे मेरे बाल न झड़े। तभी रवि मिला और बोला कि तेरे घर में
तेरे घर में तो सभी डिटॉल साबुन लगाता है, लेकिन तुम ऐसे साबुन का प्रयोग करो जिसका TFM कम से कम 70% हो। कोहलबर्ग के अनुसार रवि की समझ की अवस्था है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है TFM, पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है। इसको फुल फॉर्म होता है टोटल फैटी मैटर। जिस किसी भी साबुन का अगर TFM 70% या 70% से ऊपर होता है तो वह बालों में लगाने लायक रहता है। 70% से नीचे TFM वाला साबुन बालों में लगाने लायक नहीं होता है, वो वॉश के लिए होता है, हाथ धोने के लिए होता है। चलिए ये अलग जानकारी थी। तो देखिए मुकेशबा गया था साबुन खरीदने के लिए, कौन सा, जिससे मेरे बाल न झरे ऐसा साबुन चाहिए, और उसके घर में डिटॉल वाला साबुन लगा रहा है। तो रबिया मिला बोला कि रे 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 सुन सुन मुकेशबा, तुम एक काम करो, तुम डिटॉल मत खरीदो। डिटॉल जो है ना उसका TFM 70% से कम होता है, तुम्हारा बाल झड़ जाएगा और जो बचा है ना वो भी गायब हो जाएगा, तुम्हारा शादियों ब्याह नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मुकेशबा बोला कि ठीक है रबिया बताओ कौन सा ले। बोला वो कोई भी तुम ले लो, डब ले लो, कुछ ले लो, जो लेना ले लो, कि 70% से TFM कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा है तो चलेगा, उससे बाल नहीं झड़ेगा। तो समझिए उसके घर में कैसी परंपरा थी, डिटॉल साबुन की। हर कोई डिटॉल यूज करता था, लेकिन ये डिटॉल यूज नहीं कर रहा है, परंपरा से कुछ हट के बात कर रहा है। अर्थात जब व्यक्ति परंपरा को तो धारण करेगा, लेकिन उन्हें परंपरा में कहीं पर कमी नजर आएगी तो उसको बदलने का प्रयास करेगा, परिवर्तन का बात करेगा, उसके विरोध आवाज उठाने का बात करेगा, तो वह जो है वह उत्तर परंपरागत को बताता है या पश्चिम परंपरागत को बताता है। तो बताइए यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिटॉल उसके घर में परंपरा से, एक परंपरा मतलब क्या होता है, जो वर्षों से रीति रिवाज चल रहा है धारण करना परंपरा कहलाता है। लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस परंपरा का विरोध किया, जाकर के दूसरा कोई साबुन ले लिया जिसका TFM 70% है, तो ये पश्चिम परंपरागत या उत्तर परंपरागत में आएगा। एकदम लॉजिक क्लियर हुआ। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा तीसरा, पश्चिम प्रथा, इसी को बोलते हैं उत्तर परंपरागत। तो चलिए 3 नंबर आंसर होगा। बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की। ऐसा है क्वेश्चन, देखिए कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच वाला बउआ मतलब बच्चा देखा कि उसका पड़ोसी राजा हरिश्चंद्र की तरह व्यवहार करता है, तो पियाजे के अनुसार वह बच्चा किस संज्ञानात्मक स्तर की अवस्था में है, और ये बताना है। जानते हैं परिकल्पित निगमनात्मक सोच वाला बउआ देखा, इसका मतलब जानते हैं पियाजे क्या क्या बोला। परिकल्पित निगमनात्मक का मतलब अमूर्त सोच वाला, जिसका उम्र 11 वर्ष से ऊपर हो, वो बच्चा देखा कि एगो बुआ मेरा पड़ोसी है जो राजा हरिश्चंद्र है। तो पहले समझिए राजा हरिश्चंद्र का मतलब क्या जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, उसको सत्य की उपाधि दी गई थी कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मतलब कभी झूठ नहीं बोला। बोला कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र की, टरे न सत्य विचार, कि सूरज इधर उधर उग सकता है, चांद इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरा सत्य जो है वो बदल नहीं सकता। अर्थात वो गुण, वो आचरण, वो व्यवहार बच्चे में देखा, अर्थात बच्चा झूठ नहीं बोलता है। इसी को क्या बोले अपनी भाषा में, कि अपनी बातों से नहीं पलटता है, व्यवहारों से नहीं पलटता है, विचारों से नहीं पलटता है। अर्थात बच्चे में पलटवारी का गुण नहीं है, बदलने का गुण नहीं है। जैसे समझिए अगर एक बच्चा से पूछे कि बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बुआ बता देगा पटना, लेकिन पलट के पूछे कि पटना किसकी राजधानी है, तो बुआ नहीं बता पाएगा। इसी को बोलते हैं पलटवारी का गुण। समझ में आ रहा है। तो बच्चे में पलटवारी का गुण नहीं है, मतलब झूठ नहीं बोल रहा है। जब झूठ नहीं बोलेगा अर्थात पलटवारी का गुण नहीं होगा, तब तो राजा हरिश्चंद्र नाम दे दिया है। तो समझिए, तो इसका क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है, जहां पर बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं, चाहे कुछ कर लीजिए झूठ नहीं बोलेगा, जो देखा रहेगा वही बोलेगा। आप कितना भी प्रलोभन दे दीजिए तभी हाँ में हाँ मिला देगा। लेकिन पियाजे के अनुसार फिर वो जब पूछिएगा 10 लोगों के बीच में तो वही बताएगा जो देखा है। तो राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोला, बच्चा भी कभी झूठ नहीं बोल रहा है। और झूठ न बोलना पलटवारी मतलब क्या, पलटवारी का गुण न होना। समझ में आ रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या, पूर्व परंपरागत मतलब दूसरा नंबर। संवेदीय मतलब होता है, ये तो जन्म के समय की बात हो रही है। अमूर्त मतलब होता है 7 से 11 वर्ष। यहाँ तो बुआ खूब झूठ बोलता है, समझ में आ रही है, यहाँ सीख जाता है पलटवारी का गुण। अमूर्त में तो परिपक्व हो जाता है झूठ बोलने में। तो चलिए 9वां का बेस्ट आंसर दूसरा होगा, पूर्व परंपरागत। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक बच्चे से जब मेरी मुलाकात हुई तो हम दोनों में परिचय हुआ। बहुत अच्छी बात है, कीजिए परिचय। परिचय के दौरान मैंने देखा कि बच्चा सीधी बातें नहीं समझ पाता है, नहीं समझता है,
परंतु बातों को घुमाने मतलब सीधी बातें समझ जाता है, परंतु बातों को घुमाने पर वह उलझनों में पड़ जाता है। तो पियाजे के अनुसार वह बच्चा होगा। ये भी वही क्वेश्चन, 9वां 10वां सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया। सीधा बात किए तो बच्चा जवाब दिया, उसी को घुमा करके किए तो उलझन में पड़ गया, बोले ये क्या होता हमको नहीं पता, ऐसा बोल रहे बउआ। समझिए मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए कि मुकस्बा का बोले कि रे मुकस्बा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो मुकस्बा बोला चंदन। तो बोला अच्छा चंदन, तो बताओ चंदन का बेटा का नाम क्या है? तो बोलता कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब पलट के जवाब नहीं दे रहा है कि रे बताओ चंदनमा का पुत्र कौन है? तू बकलवा नहीं बता पा रहा हम ही है रे। समझ में आ रहा है? सीधी बातें समझता है, पलट करके नहीं समझता, अर्थात पलटवारी का गुण नहीं है। तो पलटवारी का गुण नहीं होना, अपने बातों से न पलटना या विचारों से न पलटना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जिसकी जो अवधि होती है वो अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्षों से 7 वर्षों की होती है। तो डायरेक्ट इसका आंसर दोस्त लगाएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एकदम लॉजिक क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ। और टेस्ट का रिजल्ट तो उसी में बता दिए हैं, फिर से लाइव क्लास लेकर के। तो बताइए बेहतरीन रहा ना सेशन? अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी आपने लाइक नहीं है, तो अभी भी कर दे दोस्त, अभी भी कर दे। इतना मेहनत आपके लिए करते हैं। और डेली ठीक शाम के 7 बजे मंडे टू फ्राइडे वीडियो लेकर के भी आएंगे। आज मंडे है तो डिस्कशन लाइव नहीं, उसका वॉइस क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए आज आना पड़ा, नहीं तो आज क्लासे रहती। तो इतना मेरे लिए कर दे, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्त, इतना कर दें तो मजा आ गया दोस्त, एकदम मजा आ गया होगा। बोले ना डिटेल से बताएंगे तो बताएंगे। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जाएं, सब्सक्राइब करके भी जाएं। और आपको क्लास मेरा ज्वाइन करना हो तो क्लासेस चल रही है, मॉर्निंग की क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन और एक ही बार में सीटेट निकालने के लिए, क्योंकि सार्थक क्लासेस सीटेट का रिजल्ट 31 जनवरी 2021 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भारत का सबसे बेहतरीन रिजल्ट 94% आया हुआ है। तो अगर आपको भी चाहिए एक ही बार में बेहतर रिजल्ट, तो हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, जहां पर मजेदार क्लासें होती है, एंटरटेनमेंट के साथ दोस्त पढ़ाते हैं। 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास होती है, आपको मजा आ जाएगा, एकदम सच में मतलब मजा आ जाता है। एक एक चीज में समझ रहे हैं, तोड़ तोड़ करके बता देते हैं, तब तो 2.5 घंटा पढ़ाते हैं, नहीं तो फिर 1-1.5 घंटा में कहानी खत्म हो जाएगी। तो 2.5 घंटा इसलिए पढ़ाते हैं कि हर चीज को एकदम ईजी वे में आप तक पहुंचाते हैं। और आप भी चाहते हैं कि बेहतरीन स्कोर करें, तो जोड़े हमारे क्लास से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।